आप सभी को मेरा नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट पे मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोविड-19 जैसी महामारी से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट को आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम क्लासेस शेड्यूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा आज का लेक्चर है वो इंडियन जीके का है। आज जो आपके पास डे है वो ट्यूसडे है और ट्यूसडे के अकॉर्डिंग जो हमारा लेक्चर बनता है वो इंडियन जीके का। तो हम अभी जो आपके पास ज्योग्राफी की जो काफ़ी टाइम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है। तो इसका जो आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूएसए एंड कनाडा। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करूं तो ये क्या बोलता है, 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में एक इंटरनेशनली बाउंड्री है। तो वही हमें बतानी थी कि दो कंट्रीज कौन कौन सी, तो वो कौन कौन सी थी, यूएसए एंड कनाडा। क्लियर है चीजें। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है। इस लाइन को या इस बाउंड्री लाइन को हम पीस लाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि जितनी भी हमारी इंटरनेशनली बाउंड्रीज लाइंस हैं उनमें कोई ना कोई विवाद चला ही होता है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चला ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम रेड क्लिफ की बात करें, रेड क्लिफ आप सभी को पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा खून खराबा वहां पे चला रहता है। पर आज तक माना जाता है कि जो आपकी 49वीं समानांतर रेखा है उसमें कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ है। क्लियर है ये चीजें, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हमने ये पूरा टॉपिक बढ़िया से खत्म करा है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस वाला, जिसमें हमने देखा कि मैकमोहन जो इंटरनेशनली बाउंड्री लाइन है वो चाइना और इंडिया के बीच में है। अगर मैं डूरंट की बात करूं तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पर डूरंट जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, वो कभी ना कभी भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, कैसे ये आज के टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बन चुकी है, उसके बारे में आप थोड़ा सा नीचे लिख के दो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास था, बोला जा रहा है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एप्स लिखा गया, आल्पस था, ये नीचे पढ़ लो, आल्पस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो पहले तो आप ये देख लो, पर्वत सबको समझ आ रहा होगा पर्वत क्या होता है, एक पहाड़ की बात करी जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें दुनिया के सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कौन सा है, आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट आप सबको पता होनी चाहिए 8,848 मीटर। पर वो एक पहाड़ है ना, पहाड़ अकेला नहीं होता है, उसके साथ एक छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, है ना, या साथ साथ में और भी पहाड़ लगे हुए होते हैं। तो मतलब वो एक श्रृंखला है, वो पीछे से चलती आ रही है, आपके पास श्रृंखला है। तो उसी श्रृंखला की यहाँ पे बात हो रही है कि भैया पर्वत श्रृंखला का नाम है आल्पस। वो कौन से महाद्वीप में होगी, आप सबको पता है कि दुनिया में या पूरे विश्व में आपके पता है टोटल जो कॉन्टिनेंट्स है वो 7 है। पर ये जो आपके पास कॉन्टिनेंट है वो यूरोप, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यूरोप महाद्वीप में आपके पास जो माउंटेन है वो है आल्पस माउंटेन रेंजेस। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी, ROCKEY। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं एंडीज, अगर अफ्रीका की बात करूं तो एटलस पर्वत श्रृंखला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को आपने थोड़ा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस बोला जाता है एक अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और वो कहाँ पे है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की वायुमंडल का भूमध्य रेखा से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई के रूप में माना जाता है। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला गया ये आपके पास विश्व है, पूरा वर्ल्ड का जो आपके पास नक्शा है ये है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो बीच वाली लाइन है इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन, और ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं इसको हम बोलते हैं पोल्स या फिर ध्रुव। तो यहां से अगर मैं बोला इक्वेटर की बात करूं तो 16 किलोमीटर ऊपर चल पड़ो और यहां से आप 8 किलोमीटर ऊपर चल पड़ो। तो वहां पे आपके पास क्या चीज है, आपको पता है जब भी हम हाइट की बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो वायुमंडल में आपको पता है 5 लेयर्स हैं या 5 परतें हैं। तो उसकी सबसे पहली बॉटम लेयर या पहली परत कौन सी है वो भी आपको पता है, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। तो यही आपके पास क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के रखा था क्वेश्चन में, पर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पे 5 लेयर्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी है। नंबर 1 पे ट्रोपोस्फेयर चलती है, नंबर 2 पे स्ट्रेटोस्फेयर चलती है, नंबर 3 पे मिजोस्फेयर चलती है, नंबर
4 पे आपके पास चलती है आइनोस्फीयर और नंबर 5 पे चलती है एक्सोस्फीयर। इन सारी लेयर्स की एक इंपॉर्टेंस है और सारी हमने रेगुलर क्लासेस में बढ़िया से डिस्कस करी है। आपने सारी चीज़ें एक बार कमेंट सेक्शन में जाके बढ़िया से लिखनी है, ताकि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपकी फ्रेश रहें और एज अ रिवीजन आप ये काम करते चलो। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल जाता है कि एक ओजोन लेयर है, ओजोन परत है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का एक मुख्य काम होता है कि जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज मानते हैं, उनको वो क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है सन की तरफ। क्लियर है? अब ये तो मैंने बता दिया आपको, मेरे को आपने ये बताना है कि जो ओजोन लेयर है ना, वो किस लेयर के बीच में पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, बोला गया रेगिस्तान में मशरूम रॉक्स का गठन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। देखो, डेजर्ट्स की बात करी जा रही है, डेजर्ट्स पे रॉक्स बनती हैं, छोटी छोटी चट्टानें बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। क्या बोल जाता है उसको? मशरूम रॉक्स। रॉक्स का मतलब चट्टान, ROCK वाला रॉक्स है, ये नीचे पढ़ लो उसको, है ना। तो बोला गया ये किसका एक उदाहरण है। सबसे पहले तो आप एक चीज दिमाग में बिठा लो, डेजर्ट्स होते क्या है, रेगिस्तान होता क्या है। एक ऐसा एरिया जहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, मतलब वहां पे बिल्कुल जीरो वर्षा, है ना। 25 सेंटीमीटर वर्षा तो बहुत ही माइनर सी है ना। एक तरह से शुष्क शुष्क जो प्रदेश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर वाला एरिया, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट्स या रेगिस्तान। क्लियर है? तो बोला जाता है, बोला कि डेजर्ट्स पे वर्षा का होना तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल होता है तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो यहाँ पे बाढ़ आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बाढ़ से तो ये, है ना, कटाव हो नहीं सकता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपने याद रखना है, इरोजन, मृदा अपरदन, जिसको हम बोलते हैं कटाव। ये किसके कारण होता है? जब बोला जाता है रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती हैं, तो जो उसकी ऊपर की सतह है वो ऊपर खड़ी रहती है और साइड साइड से जो आपकी मिट्टी है वो उड़ के कहीं और चली जाती है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। जब आपके पास मिट्टी का कटाव होता है हवा के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है? याद रखना, उसको बोल जाता है एयो, AEOLIAN, एयो, एयोलियन इरोजन, AEOLIAN इरोजन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखो, भूमध्य रेखा पता होना चाहिए आपको, अभी हमने बात करी, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, हमारा गोला है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लोब। क्लियर है? तो बोल जाता है इसके बीच में ना एक लाइन खींची जाती है, जिससे आपके पास क्या होता है, हमारे ग्लोब के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। तो इस लाइन को भूमध्य रेखा बोल जाता है। भूमध्य रेखा जो है, बोला जाता है इसको 2 बार जो एक नदी है काटती है, उसका नाम क्या है? याद रखना, कॉन्गो नदी। क्या नाम है? कांगो या फिर कॉन्गो नदी, जो कि अफ्रीका की एक लंबी नदी है। क्लियर है? अगर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी की बात करूं, वो आप सबको पता है, नील, जो कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अमेजन के बारे में आप लिख के दो जरा, अमेजन कौन से कॉन्टिनेंट में है? अमेजन पूरी दुनिया में पानी के हिसाब से सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। क्या बोलेगा, पानी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन। और ऐसे लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो नील है। क्लियर है? पर आपने बताना है कि अमेजन कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वो समय या वो तिथि जिस टाइम सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है 4 जुलाई। क्लियर है? इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं, देखो क्या होता है। याद रखना, बोला जाता है कि सूर्य जो है वो भी अपने अक्ष पे बैठ के घूम रहा है। अक्ष मतलब होता है कि एक्सिस पॉइंट, है ना। रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कराया हमने, है ना। तो बोल जाता है कि ये अपनी एक्सिस पॉइंट पे बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है ना। प्लस आपके पास जो अर्थ है ना, वो भी अपने हिसाब से घूमे जा रही है। क्लियर है चीजें, जो कि सूर्य के चक्कर काटती है। तो एक ऐसा समय आता है जिस टाइम सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा दूरी जब होती है तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एपीहीलन, APHELION, एपीहीलन। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होगी उसको बोला जाता है पेरिहीलन, PERIHELION। लिख लेना आप, है ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, वो डेट क्या है, 4 जुलाई। अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात
करी जाए कभी पेपर में की गई है तो वो आपके पास है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है। जब ज़्यादा दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एपीहीलियन, और जब कम दूरी होती है उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, बोला गया सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है, मतलब लगभग जो सन के टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। पृष्ठीय तापमान की बात करें तो वो कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे पेपर में इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोल जाता है कि सूर्य की तापमान को किस चीज़ से नापा जाता है, जैसे होता है ना हमारी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के तापमान को किस चीज़ से नापा जाता है, थर्मामीटर से। उसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के तापमान को किस चीज़ से मापा जाता है, पायरोमीटर। किस चीज़ से नापा जाता है, पायरोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, धुंध। धुंध जिसको हम बोलते हैं स्मोग, एक मिश्रण है। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है ओल्ड ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में, ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तभी ये सारे डिस्कस किए जा रहे हैं। स्मोग, स्मोग क्या है? स्मोक को आप याद रखना, वो दो चीज़ों के मिक्सचर से बनता है। एक होती है स्मोक, धुआं, और एक होती है फोग जिसको हम बोलते हैं कोहरा। याद रखिए ये चीज़ें। क्या बोलेगा? स्मोक। स्मोक को बोलते हैं धुंध, और धुंध किसकी वजह से होती है? धुआं और कोहरे की वजह से। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? पहले तो मेरे को ये चीज़ बता दो कि ग्लोबल वार्मिंग से आप समझते क्या हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बढ़िया से इस चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखो। क्लियर है? अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। ग्लोब होती है ये आपकी पृथ्वी। क्या बोला गया? ग्लोब किसे बोला जाता है? ये जो हमारा अर्थ है इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। आपने पढ़ा है। वार्म का मतलब क्या होता है? गर्म होना। तो जब हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाएगी उसको क्या बोल जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? ये ज़्यादा गर्म हम कैसे नापते हैं? हमारे लास्ट ईयर्स के, है ना, कुछ प्रीवियस ईयर्स के हमारे पास डाटास रहते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे के ईयर्स को कंपेयर करते चलते हैं। इस ईयर में इतना तापमान सबसे अधिक बढ़ा है, सबसे कम हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या नहीं। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे क्या होगा? याद रखना, उस टाइम समुद्रों समुद्रों का स्तर में जो है उसमें वृद्धि होगी, फसल चक्र में बदलाव आएगा, तटीय रेखा में परिवर्तन होगा। ये इसी के आंसर हैं। देखो होता क्या है, सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। बोला जाता है कि हमारा जो विश्व है, ये जो हमारी अर्थ है, उसमें बोला जाता है 71% आपके पास पानी है और 29% आपके पास जमीन है। 71% पानी जो है वो महासागरों में है, उसके बाद भी पानी है वो जमीन के ऊपर है, पर वो ग्लेशियर के फॉर्म में है। अगर ये ग्लेशियर का पानी भी पिघल जाएगा तो यहाँ पे जो 71% यहाँ पे लिखा गया है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो अब महासागरों में जो आपके पास महासागर ओशंस है उसमें जो पानी है वो पानी कहाँ की तरफ चलेगा? वो कहाँ पे चलेगा? वो चलेगा स्थलों की तरफ, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उस तरफ। तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है, हमारी जो भूमि है, वो पानी से घिरती चली जाएगी। उससे क्या होगा? जब बाढ़ वगैरह आएगी तो उससे, या फिर जब भूकंप आएगा तो उससे क्या होगा कि सुनामी आने का बहुत खतरा रहेगा। क्लियर चीज़ें। तो देखो, समुद्र का स्तर ऊंचा होना, जब ऐसा होता है तो जो हमारी फसल चक्कर है ना, उसमें दिक्कत आएगी। तटीय रेखा, तट तट समझते ना, जो कोस्टल लाइन्स होती है उसमें बदलाव आएंगे। बिल्कुल सही है भैया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपने मेरे को एक चीज़ बतानी है नीचे, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसका कारण क्या है? हर कोई समझता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, या लोअर क्लासेस में बहुत बार हमने ये टॉपिक पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या रीजंस है इसके पीछे, वो सारी चीजें नीचे लिख के दे दो। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट था प्रश्न नंबर 10, OTEC का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो ये आपके पास जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो आपके पास ओशन थर्मल एनर्जी है वो कैसे होती है? एक तरफ आपके पास बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, एक तरफ आपके पास गर्म पानी होता है, बीच में कंडेंसर लगा के यहाँ पे एनर्जी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। उसी चीज़ को बोल जाता है ओशन थर्मल एनर्जी। क्लियर है चीज़ें? तो ये सारे टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरिना कहाँ स्थित है? मरियाना ट्रेंच की बात हो रही है, या मैरियाना जो आपके पास एक गर्त है वो कहाँ स्थित है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है प्रशांत महासागर, जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन। क्लियर है ये चीज़ें? हाँ। तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है। सबसे गहरा महासागर पूछा जाए वो भी यही है। अब साथ में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये डाटा भी पता होना चाहिए। डाटा का मतलब क्या हुआ कि ये कितना गहरा है? 11,022 मीटर। 22 मीटर ये नीचे है। कितना? 11,022 मीटर ये जो है वो उसकी डेप्थ है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और भी चीज़ें आपको याद रखनी है।
जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है अंध महाद्वीप किसे बोला जाता है, अंध महाद्वीप अटलांटिक महासागर को बोला जाता है। प्लस एक और चीज आपने ध्यान रखना है, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है सबसे बेस्ट महासागर कौन सा है, बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, वो भी आपके पास कौन सा है, अटलांटिक महासागर। बिजिएस्ट क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड ट्रेड जैसी जो आपके पास गतिविधि है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व के सबसे बड़े आइलैंड की बात करी जाए, आइलैंड की बात हो रही है ना कि कॉन्टिनेंट की, तो अब वो आइलैंड है ग्रीनलैंड। क्या नाम है, ग्रीनलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, बोल जाता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो आपके पास है ग्रीनलैंड, जो कि कहाँ पे स्थित है, यहाँ अगर मैं विश्व के मानचित्र को देखूं तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है, और यहाँ पे ऊपर जैसे आपके पास क्या है, ये जो हिस्सा है वो आपके पास क्या है, ग्रीनलैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अब बोल जाता है कि ग्रीनलैंड जो है ना वो लगभग जो हमारी 66.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा है, या जो लैटिट्यूड लाइन है वहाँ पे स्थित है, जो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बर्फ रहती है हमेशा, और यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो एक ट्राइब के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं रेड इंडियंस, जिसको हम एस्किमो बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एस्किमो और रेड इंडियंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मे बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की प्रीवियस वीडियोस में। पहले तो आप ये समझ लो कि बैरियर रीफ क्या है। ये बोल जाता है समुद्र में, या जो आपके पास महासागर है, महासागर में पाए जाने वाली एक बहुत बड़ी दीवार, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैरियर रीफ। बैरियर रीफ को पढ़ने से पहले आप एक चीज दिमाग में रखो, एक कोरल आइलैंड होता है, हमने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसको, कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होता है, इसको समझने से पहले आप इस टर्म को समझ लो, CORAL होता क्या है। कोरल एक समुद्री जीव है, और समुद्री जीव भी किस तरह का होता है, कछुए के आकार का होता है, और इसके ऊपर वाली सतह में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। क्लियर है। तो बोला जाता है कि ये जो जीव है, समुद्री जीव, ये एक ही जगह रहता है, अपनी कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, और ये क्या करता है, वहीं पे मरेगा, उसके बाद क्या होगा, इसी के ऊपर एक और जीव पैदा होगा, उसके ऊपर कोई और पैदा होगा, उसके ऊपर कोई और पैदा होगा, उसके बाद क्या करता है, एक चट्टान का निर्माण कर देता है, उसी को बोल देते हैं कोरल आइलैंड। क्लियर है। तो यहां पे याद रखना बैरियर रीफ क्या है, ये कोरल कोरल जो एक आपके पास सी एनिमल है, उसी की वजह से एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई है, नेचुरली है ये, और बोल जाता है लगभग मिलियन ईयर्स पहले इस चीज का पता चला था। तो यही पूछा जा रहा है ये कहाँ पे है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है पैसिफिक ओशन। कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया ये कौन से देश में है, ये कौन से महाद्वीप में है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे ये, ऑस्ट्रेलिया। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक और चीज पता होना चाहिए, क्या इंडिया में कोरल आइलैंड का कोई जिक्र है। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ है। इसका आंसर क्या है कि हमारे पास एक आइलैंड है जिसको हम कोरल आइलैंड के रूप में जानते हैं, और वो कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो आपको पता है पानी के बीच में स्थित है। तो बोल जाता है वो जो आइलैंड है वो कोरल जो द्वीप है उसी के द्वारा बना हुआ है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये पूरा लेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। सिंपल सी बात हो रही है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, भाई सैंडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी पर कहाँ की है। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया, बोला गया कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है कहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये आपको पता है कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ ये ऐसे चलता है, और यहाँ पे यहाँ नीचे जैसे आपके पास ये है अंडमान एंड निकोबार है। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक, और वो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे नॉर्दर्न अंडमान। ये चीज बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर का पिघलने वाला पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत है। इंपॉर्टेंट है।
आज के टाइम में हर किसी को सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल वो कौन सा है? वो आपके पास है सियाचिन ग्लेशियर। तो बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वो किस नदी का मुख्य स्रोत है? नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा। ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पे? जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया का जो आपके पास ये पार्ट, जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लगता है, उसी हिस्से के पास आपके पास क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन द्वारा कवर किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्या बोला जाता है, आपके पास ट्रॉपिकली रेन फॉरेस्ट की बात करी जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये जो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। क्लियर है? तो ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आपको एक और चीज पता होना चाहिए, पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत। क्या बोला जाता है इसको? सह्याद्री पर्वत। क्या बोल गया? सह्याद्री पर्वत। एक और क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस करा है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। क्लियर है चीजें? तो ये इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। नेक्स्ट, और सदाबहार वन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उसी को हम बोलते हैं सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जयाद के मौसम में किस फसल की खेती की जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो हमारे पास तीन क्रॉप्स होती हैं, है ना? तीन तरह की फसलें होती है, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, एक होती है जायद की फसल। खरीफ की फसल जो होती है, अभी जो आने वाला टाइम है वो आपके पास खरीफ का है। जिस टाइम हम मक्की लगाते हैं, जब तक मक्की पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, घर में रख नहीं लेते उसको संभाल के, उस पूरे सीज़न को हम क्या बोलते हैं? खरीफ का सीज़न। उसके बाद जो आपके पास सीज़न आता है नवंबर दिसंबर में जो चलता है उसको बोलते हैं रबी का सीज़न, जिसमें हम गेहूँ लगाते हैं। गेहूँ का सीज़न चलता है मार्च तक या अप्रैल तक। जब अभी हमने गेहूँ काट लिए तो मतलब ये आपके पास कौन सा सीज़न हो चुका? रबी का। अब रबी और खरीफ के बीच में जो आपके पास एक सीज़न चलता है जिसको हम बोलते हैं जायद का मौसम। जायद के मौसम में जो आपके पास चीज़ें उगाई जाती हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं, उन्हीं के बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो तरबूज। क्या नाम है? वाटरमेलन या तरबूज। याद रखना इसकी मुख्य फसलें और भी हैं, जैसे पपैया, पपीता की बात करी जाती है। उसके बाद ककुम्बर जिसको हम ककड़ी बोलते हैं, प्लस करेला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जायद मौसम की फसलें हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, तो अब आपने मेरे को ये बताना है, सोयाबीन जो है वो कौन सी फसल है, जो मक्का है वो कौन सी फसल है, जूट जो है वो कौन सी फसल है। बहुत बार हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका काम बनता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला गया, भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक दूसरा नाम भी है, पर भारत में उसे क्या बोला जाता है? याद रखना, ये था बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। उसको क्या बोला जाता है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। क्लियर है? यहाँ पे बीज लिखना था, बीज लिखा गया है, बीज। बीज बीज मतलब सीड्स, सीड्स, है ना? देखो हरित क्रांति में हुआ क्या था वो समझ लो, ग्रीन रेवोल्यूशंस क्या थी। रेवोल्यूशन तो सबको समझ आता है ना, एक बहुत बड़ा बदलाव, इमिडिएटली बदलाव, उसी को क्या बोल जाता है? एक क्रांति, रेवोल्यूशन जिसको बोल जाता है। क्लियर है? तो ये कैसा बदलाव था? आपको पता है ये एग्रीकल्चर के सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए एक बदलाव था, पर इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई? एक तो हाई क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए गए, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स किसानों को दिए गए। क्लियर है? प्लस सिंचाई की अच्छी सुविधाएं दी गई। तो इसलिए इसको क्या बोलता है? बीज उर्वरक और सिंचाई की क्रांति भी इसे कहा जाता है। अब मेरे को जल्दी से आपने लिख के देना है, एक वाइट रेवोल्यूशंस की बात करी जाती है, वो किससे संबंधित है, उसके फादर कौन है, और ग्रीन रेवोल्यूशंस के जो फादर है वो कौन है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टॉपिक था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का एक एजेंडा था। ये सारी चीज़ें हम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के दें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 है, केरल की मौन घाटी। मौन घाटी समझ नहीं जा रहा होगा, इसको बोलते हैं साइलेंट वैली। इंपॉर्टेंट है। एक पिन वैली भी है ना, पिन वैली नेशनल पार्क, कहाँ पे वो? अभी हमने लास्ट में जो आज हमारा पिछले कल जो हिमाचल जीके का लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस करा था। जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दे जरा, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो सारी चीज़ें लिख के दे। देखो अभी हम बात करें साइलेंट वैली की। साइलेंट वैली से जुड़े हुए जो आपके पास तथ्य हैं वही आपने यहाँ पे टिक करना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, वनस्पति और जीवों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। देखो
केरला जो है ना, केरला की बात करी जाए, ये आपके पास केरला है। बात समझ आ रही है? अब आपको पता है ये कैसा एरिया है? ये जो एरिया है आपको पता है, यहाँ पे हिंद महासागर से उठने वाली गर्म पवनें हमेशा मालाबार तट पे क्या करेंगी, पहले टकराएंगी, उसके बाद यहाँ पे वर्षा करेंगी। तो मतलब यहाँ पे हमेशा वर्षा होती रहती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे कैसे वन पाए जाते होंगे, आप सोचो जरा। यहाँ पे पाए जाते हैं सदाबहार वन। क्लियर है चीज़ें? तो सदाबहार वन जहाँ पाए जाते हैं ना, वहाँ पे वनस्पतियाँ, बहुत वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधों की तरह तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जीव जंतु 3600 वहाँ पे जीव जंतु देखने को मिलते थे, कीड़े मकोड़े, पता नहीं इस तरह के आपके पास जीव जंतु देखने को मिलते कि पता ही नहीं है। इसको कैसे समझ सकते हो आप? देखो अभी बरसात का मौसम आने वाला है, जैसे पानी गिरता है ना, जब पानी गिरता है तो बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। पर यहाँ पे हमेशा पानी गिरता रहेगा तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमेशा ही आपके पास प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहे हैं, इसको साइलेंट वैली कहा जाता है। ये इस तरह के जो जंगल्स, जो फॉरेस्ट रहते हैं, इनमें ऐसे हर कोई जा भी नहीं सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपके पास एनिमल्स रहते हैं, तरह तरह के आपके पास स्नेक्स की प्रजातियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास था, अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? अगर जो हमारे जंगल हैं, जंगलों को अगर हम काटते ही चलेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप बढ़िया से इसको पढ़ना, उसके बाद आप खुद से टिक करना, सोचना, फिर बाद में मेरा आंसर देखना। यहाँ पे बोला गया जानवरों के निवास स्थान का विनाश। भैया जानवरों का घर क्या है? एनिमल्स की जो आपके पास होम है वो है ही क्या? वही ये जंगल ही है ना? अगर जंगल के पेड़ों को हम काट देंगे तो उनका जो रेजिडेंस है वो एक तरह से उनसे छीन लिया जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है, जानवरों के निवास स्थान का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोले गए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये भी क्वेश्चंस हमने अभी अभी लास्ट टाइम जब हम एक टॉपिक देख रहे थे जिसमें हमने नेबरिंग कंट्रीज पूरा कंप्लीट करा था, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। और वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पक्की बात है, ग्रंटेड बात है, उस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज का तो ट्रेंड बना हुआ है ना, पड़ोसी देशों से पूछ रहे हैं, वो भारत को छोड़ दिया उन्होंने, वो पूछ रहा है भाई श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्लियर है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो लेक्चर्स में दे के रखी हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है वहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप बढ़िया से देख लो एक बार। हाँ जी, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मतलब सिंपल सी बात है भैया, ये बहुत बार हमने पढ़ लिया, बांग्लादेश है। कौन सी है? बांग्लादेश। कितनी इसकी लंबाई है? 4096 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आपको ये तो ठीक है भैया पता है, अब मेरे को जल्दी से बताओ कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? कितने बनाते हैं? याद रखना, 5। एक बांग्लादेश, कौन सा? पश्चिम बंगाल, सॉरी, बांग्लादेश के साथ कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपके पास कौन कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, और एक आपके पास था असम, और एक आपके पास है त्रिपुरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इसको याद आपने कैसे रखना है? याद रखना है इसको, जैसे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तो सबको पता है ना भाई, पश्चिम बंगाल का जो एक पूर्वी हिस्सा है उसी को तो बांग्लादेश बोला जाता है। तो पश्चिम बंगाल के साथ तो बाउंड्री शेयर कर रहा होगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है वो होती है जूट की। किसकी होती है? जूट की। क्लियर है ना? अब बोल जाते हैं कि जूट 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 से हम क्या बना सकते हैं? याद रखना, उससे हम बना सकते हैं MAT, मैट। एम से आपके पास आ जाएगा मेघालय, और एक और एम याद रख लेना, उससे आ जाएगा मिजोरम। ए से असम, जी से त्रिपुरा। सिंपल हो गया है ना? तो अपने अपने लॉजिक्स लगाते रहा करो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास, तो सॉरी, आज के लिए काफ़ी है, सारे क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहते हो, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज यही है कि हमेशा अपडेट रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।